रिकमेंडेशन का ना मुझे कभी इश्यू आया ही नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से रिकमेंड हो रही थी हर अटेम्प्ट से। किसी भी फोर्सेस में, तो मैं एयरफोर्स आर्मी नेवी जाओ, सब कुछ एडवेंचर है, एक्सपोजर है, लाइफस्टाइल है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, कॉम्रेडरी, तुम इतना कुछ सीखते हो, डिसिप्लिन लाइफ है, तुम्हें चैलेंजिंग लाइफस्टाइल देता है वो तुम्हें, तो ये सारी चीजें मुझे पसंद। व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांटेड टू अचीव इन योर लाइफ बट यू कुडंट अचीव? और मैं इंडियन आर्मी बोल के आई थी। तो तुम्हारा टाइम कब आता है तुम्हें नहीं पता होता, तुम्हारा कब। और कहीं ना कहीं सब कुछ तुम अपना बेस्ट कर लो तो भी थोड़ा बहुत फैक्टर, जो लक फैक्टर होता है या भगवान के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करते रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बैकअप्स रखने चाहिए। और कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट रहना, गिव अप मत करना, ये तो मेरा मेजर है कि गिव अप नहीं करते रहना। एनसीसी में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, यू गेट टू नो द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट प्रोफेशन यू वांट टू परस्यू। मुझे मेरे ख्याल से ब्लफ करने से अच्छा है तुम वो कर लो ना काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है, तुम्हें पता है कि एक महीने में एसएसबी आ रही है, एक महीना ही खेल लो, क्या जाता है। उसके बाद भले ही तुम लिख लो कि तुमने 2 साल खेला है, वो चल जाएगा। स्क्रीनिंग में मुझे लगता है कभी कभी नसीब भी तुम्हारा, लक भी काम कर जाता है। एक बार अगर फट्टा बल्ली हाथ में लेके तुमने देख लिया, कॉन्सेप्ट्स थोड़े देख लिए और उसके आइडियाज तुमने सोचने स्टार्ट कर दिए, तो मुझे लगता है उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। टाइम में तुमने बैडमिंटन अगर खेला है, तुम्हें उसकी कोर्ट की डिमेंशंस नहीं पता है, चल जाता है। बट तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारा बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा था बैडमिंटन का, या तुम्हारे पास ये सिचुएशन आई तो तुमने उसे कैसे टैकल किया, तो वो चीज थोड़ी नेगेटिव चली जाती है। मतलब मेन पीपीटीटी में तुम्हारा, तुम क्या परसीव कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी से ज्यादा, कि क्या तुमने परसीव किया है। फिश मार्केट में अब सब बोल रहे हैं तो आप चुप रहोगे तो आपके मार्क्स तो माइनस ही होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम चुप रहना है, आपको कहीं ना कहीं हल्का सा फिश मार्केट का पार्ट बनना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तुम्हें भी बोलना, सब बोल रहे हैं तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। बट मैथ्स है तो मैथ्स में स्कोर कर सकते हो तुम, एफकेट में भी मैथ्स और रीजनिंग की स्कोरिंग होते हैं। बाकी जीएस और इंग्लिश ऐसा है कि उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। और इंग्लिश में भी हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, बट आप करने जाओगे तो काफी मिस्टेक्स हो जाएंगी। और डिफेंस के बारे में तुम्हारा, तुम पैशनेट हो तो तुम कम से कम इतना तो पता होगा तुम्हें कि तुम्हें किस में जाना है, किस में नहीं जाना है, क्या क्या आर्म्स एंड सर्विसेज तुम्हारे लिए तुम किस किस के लिए एलिजिबल हो, जिसमें तुम्हें जाना है उसका मोटो क्या है, उसका लोगो क्या है। वो ज्यादातर लोगों को पता होता है, जो पैशनेट होते हैं वो सर्च रिसर्च तो करते हैं। काफी लोगों को पैरा में जाना होता है, वो अच्छे से उसके बारे में ढूंढ के रखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये करते हैं, तो वो सब करते रहना चाहिए। वो पैशन तुम्हारा होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे से ये भी पूछा था, ग्लास के यूजेस बताओ, ऐसा पूछा। ग्लास पड़ा था मेरे सामने पानी का, इस यूजेस बताओ बोला था। तो बताओ बताओ ऐसा, बहुत सारे पूछे थे यूजेस, बता ही रही थी, मैं बता रही थी, मैं बोलता और बताओ, नहीं और बताओ, एक इन सर के लिए बता दो, एक इन मैम के लिए बता दो, ऐसे करके बहुत सारे पूछे। मैंने ग्रेजुएशन में एनसीसी करते टाइम सिर्फ ये पढ़ा था, हमारे उसमें लिखा रहता था एडवर्टीजमेंट में कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन इफ यू क्लियर एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड। तो थोड़ा अनसर्टेन सा भी प्रोसेस है, तुम्हें नहीं पता कि तुम एसएसबीज में क्या होगा आगे जाके। तुम अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे दोगे, हाँ ठीक है, हम कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि हो जाएगा, बट इन केस नहीं हुआ, वो चीज भी साथ में आनी चाहिए कि इन केस नहीं हुआ तो मेरे हाथ में और क्या क्या चीज है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो दुनिया ही खत्म हो गई, तो वैसा टाइप का दिमाग में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैकअप्स, अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकअप्स होने चाहिए इक्विवेलेंट टू द फोर्सेस। और लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए rather देन प्रिपरेशन फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज। अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाओ, लाइफस्टाइल उस तरीके की बनाओ, तो रेकमेंड होने में कोई इशू नहीं आते। करना चाहिए, अगर अगर तुम्हें जाना ही है फौज में तो एंड तक कम से कम लगे रहो, लास्ट अटेम्प्ट तक कम से कम। और बाकी होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देना तुम्हारे हाथ में है, तो जो तुम्हारे हाथ में है उसमें कोई कमी मत छोड़ो। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Defense Aspirant. And today we have a very special guest named Vishakha ma'am, who got 8 times recommended, 6 times for NCC entry, and twice for FCAT entry. So, first of all, thank you ma'am for accepting my invitation and come on our platform. थैंक यू। So, ma'am, we will start from yourself only. So, tell something about yourself to our audience, a little about your schooling and college. ओके, तो फिर मैंने 11 टेंथ 11 12 स्कूलिंग अलग अलग जगह से की है। मेरे फादर भी आर्मी में है,
एंड उसके बाद मैंने 12th में मेरी पीसीबी थी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया था, 4 साल का था मेरा, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स था, केमिस्ट्री एंड एजुकेशन से किया था मैंने, गुजरात से। एंड उस टाइम मेरे पास एनसीसी थी। उसके बाद मैंने 2021 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, 2016 में 12th खत्म हुआ था, 21 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, बीच में 1 साल गैप था। एंड 21 से मैंने एसएसबीज देनी स्टार्ट की थी और अभी मैं लास्ट एसएसबी देके आई थी। तो मैंने आर्मी की 6 एसएसबीज दी थी, एनसीसी एंट्री थी जिसमें मैं रिकमेंड हुई थी, और 2 एफकैट एंट्रीज लास्ट में मैंने दी थी। अभी ये एफकैट 223 और एफकैट 123 और 223, ये दोनों के लिए मैं रिकमेंड हुई थी। बस यही है। और इसके अलावा मास्टर्स किया है मैंने केमिस्ट्री से, अभी 23 में खत्म हुआ है। साथ में काम कर रही थी मैं, तो अभी भी काम कर रही हूँ, कंपनी में हूँ प्रेपली, तो मेंटोरिंग का ही काम है मेजरली। टीचर ही हूँ, एज प्रोफेशन भी टीचिंग वाला ही है। आपने टोटल 8 एसएसबीज दी थी हाँ, और आप 8 के 8 में एक रिकमेंड। और थी नेवी वाली, एक और थी नेवी वाली जिसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस टाइम, बट स्क्रीन आउट हुई थी। मतलब कुछ कुछ इशू हो गया था उसमें, तो फर्स्ट दिन ही मैं बाहर हो गई थी उस अटेम्प्ट में। ओके मैम। सो मैम एज यू मेंशन तो दैट। टोटल 9 बोल सकते हैं, जिसमें से 8 अटेम्प्ट्स मेरे आर्मी और एयरफोर्स के थे, ओके मैम। जिसमें मैं रिकमेंड हुई थी। As you mentioned, ma'am, that you are in NCC. So how's your experience in it? And is that experience help you in SSB also? A lot. एनसीसी इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एनसीसी में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, यू गेट टू नो द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट प्रोफेशन यू वांट टू परस्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी की लाइफ स्टाइल किस तरीके की होती है, तो आप उससे ज्यादा एक्वेंटेड होते हैं। ऑल्दो मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, बट हम वहाँ पे काफी कुछ सीखते हैं, डिसिप्लिन, कॉमरेडरी, सर्विस सब्जेक्ट्स हमारे इस तरह के होते हैं, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। फिर मैंने काफी नेशनल गेम्स किए थे, तो फिर एक्सपोजर काफी अच्छा मुझे मिला था एनसीसी में। सीनियर अंडर ऑफिसर थी मैं उस टाइम पे, एंड 2020 में मैंने एनसीसी कंप्लीट की थी, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और डेफिनेटली एसएसबीज में बहुत काम होता है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। एक तरीके से आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके। बट डिपेंड करता है, काफी बच्चे उसका भी फायदा नहीं उठाते हैं, एनसीसी में होते हैं, कैंप्स नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से लेना चाहते हो। तो डेफिनेटली अगर आप करते हो तो आपको काफी फायदा होता है। बाकी काफी बाकी चीजों से भी लोग कर सकते हैं वो सेम चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि एनसीसी से ही होता है, बट हाँ, एनसीसी से फायदा होता है डेफिनेटली। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है 3 हरियाणा गर्ल्स बटालियन, तो लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अच्छा। मैं वैसे केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय में एनसीसी थी नहीं। मैंने सोचा जब मैं यहाँ आया कि यहाँ के ज्वाइन करूंगा, फिर जब यहाँ के पता क्या फर्स्ट डे, तो कहते हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए अलाउड है, तो मैं भी अरे एनसीसी। कोई बात नहीं, आपकी तो बीटेक टेक एंट्रीज होंगी आपके पास बहुत सारी भर भर के। यस मैम। सो मैम एज यू मेंशन दैट आप एक बार स्क्रीन आउट हुए थे, तो आप बता सकते हो उसका रीजन क्या था? मतलब अगर कोई टेस्ट में आपको कोई कमी लगी हो, तो फिर आपने उससे क्या सीखा और जो आपने नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव किया हो? मतलब ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं पर्टिकुलरली कि मैंने कुछ अलग किया था उस अटेम्प्ट में। अच्छा गया था मेरा अटेम्प्ट, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो जाऊंगी स्क्रीन इन भी, बट नहीं हुई थी उस टाइम पे, कुछ चल रहा था। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि किसी मतलब मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी थी। स्क्रीनिंग में मुझे लगता है कभी कभी नसीब भी तुम्हारा, लक भी काम कर जाता है, क्योंकि तुम्हें 1 मिनट में क्या तुम वहां पे परफॉर्म कर दो, वो मतलब किस पॉइंट पे उन्होंने तुम्हें देख लिया, किस कभी कभी तुम अच्छा करते हो फिर भी नोटिसेबल नहीं हो पाते हो। तो मैंने देखे हैं काफी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक कि स्क्रीनिंग में मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा किया था। अच्छा था वो भी, बाकी सब कुछ ऐसा ही था, बट नहीं हुआ था उस टाइम पे स्क्रीनिंग। मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे मेरे पास, उस वजह से शायद हो सकता है, या तो मेरे माइंड में कुछ वो चीजें चल रही होंगी उस टाइम पे। ये एक रीजन हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रही होंगी, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स का कुछ इश्यू था। वो एजुकेशन एंट्री थी उस टाइम पे, बट मेरे पास यूनिवर्सिटीज की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कॉलेज के।
तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, बट फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग के प्रोसेस में जाने के लिए अलाउ कर दिया था, बट हाँ नहीं हुआ था उस टाइम मेरा। और थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी भी कर दिया था, क्योंकि उसी टाइम एनसीसी एंट्री से खत्म करके मेडिकल्स डिले करा के मैं आई थी, और फिर तुरंत तुरंत हो गया था बहुत सारी चीजें, तो हो सकता है उस वजह से हुआ, बट परफॉर्मेंस अच्छा था मेरा। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूंगी कि हुआ था। ओके मैम। सो मैम, डू यू इंडल्ज इन एनी स्पोर्ट्स, पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हो? हाँ, स्पोर्ट्स तो काफी खेलती हूँ मैं। तो एथलेटिक्स मेरा मेजर है, और इंटर यूनिवर्सिटी खेला था मैंने एथलेटिक्स में। इसके अलावा खो खो में भी मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे इंटर यूनिवर्सिटी खेला था। इसके अलावा स्पोर्ट्स में काफी करती हूँ। हमारे कॉलेज में हॉर्स राइडिंग थी, 3-4 साल मैंने हॉर्स राइडिंग की है, 3 साल की हॉर्स राइडिंग। शूटिंग रेंज थी हमारे कॉलेज में, शूटिंग करती थी मैं। एनसीसी में भी काफी शूटिंग का एक्सपोजर अच्छा मिला था। स्विमिंग करती हूँ, तो खेलती रहती हूँ। खेलने के लिए तो काफी कुछ, वॉलीबॉल वगैरह जो भी मिल जाए खेल लेती हूँ कभी कभी। So let's discuss about screening process, ma'am. So my first question is, what is the importance of OIR? Because most of the candidates ignore it, and mostly they focus on PPDT and group discussion only. So आपके according OIR के कितनी importance है screening होने में? आई थिंक OIR इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग में सबसे ज्यादा छटते हैं बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम 70% बच्चे स्क्रीनिंग में निकल जाते हैं। Yes. तो आपको 30% के अंदर आना है, तो इवन इफ इट डजेंट मैटर, क्यों छोड़ना है उसे, कोई भी चीज को क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है। तो मुझे लगता है कि इक्वल वेटेज आपको देना चाहिए OIR में भी। और वैसे OIR बहुत आसान आता है। अगर एक कैंडिडेट नॉर्मल, जिसकी मेंटल एबिलिटी ठीक ठाक है, तो मतलब बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज OIR आते हैं। उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है थोड़ा सा। तो थोड़े तुम 1-2 सेट्स करके जाओगे, तो बस उस माइंड सेट के साथ चले जाओगे कि भाई ठीक है, तो मुझे लगता है हो जाएगा। बट 1-2 सेट्स लगा लेने चाहिए जाने से पहले, थोड़ा सा दिमाग रेडी रहता है उस सिचुएशन के लिए। इसमें और मोस्टली अभी तो जितने OIR है वो अवेलेबल ही है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मैंने भी अटेम्प्ट्स, तो सेम। हाँ, वही सब अवेलेबल होते हैं। यस मैम। हम्म। सो मैम, हाउ डिड यू अप्रोच योर PPDT? और पिक्चर में हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए कि हमें आइडियल, वैसे कोई आइडियल इमेज तो होती नहीं है, पिक्चर नहीं बनती स्टोरी, लेकिन हम कैसे बिल्कुल उससे ज्यादा रिलेट करके बना सकते हैं, तो उसके लिए कोई टिप्स वगैरह आप कैसे अप्रोच करते हो PPDT में? टिप्स तो मैं कुछ खास बोलूंगी नहीं, लेकिन मेरी अप्रोच तो ये रहती है कि पिक्चर में मुझे, मतलब मेन PPDT में तुम क्या परसीव कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी से ज्यादा, कि क्या तुमने परसीव किया है। तो जो भी दिख रहा है उसको लिख लो। मतलब सोच लो कि वो पिक्चर, ज्यादातर आजकल क्लियर पिक्चर भी दे रहे हैं काफी PP। अगर अगर ब्लर है तब तो तुम्हारे पास ओपन एंडेड रहता है, तुम बहुत कुछ बना सकते हो, तुम कुछ भी सोच सकते हो, ब्लर रहता है तो। बट अगर क्लियर दिख रही है पिक्चर, तो जो दिख रहा है उसी को अच्छे से ऑब्जर्व करो 30 सेकेंड्स, और उसी के रिलेटेड कुछ बनाओ। तो काफी बच्चे प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके बना देते हैं, मुझे लगता है वो एक चीज रहती है जिसमें रह जाते हैं। तुम्हारी पिक्चर रिलेट करनी चाहिए कंप्लीटली, मतलब तुम्हारी स्टोरी पढ़ के कोई वो पिक्चर बना दे, ऐसा होना चाहिए PPDT में स्पेशली। कि अगर किसी इंसान ने पिक्चर नहीं देखी है, खाली तुम्हारी स्टोरी पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते वो पिक्चर बन जानी चाहिए। इतना मैचिंग रहना चाहिए मुझे लगता है, नेगेटिव पिक्चर्स को वो कैसे? इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नरेशन क्रिस्प रहनी चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। मेरी नरेशन हमेशा टाइमली खत्म हो जाती है। पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो, स्टार्टिंग का तो कर ही सकते हो थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग वाली 2-4 लाइनें होती हैं जिसमें तुम मूड बताते हो, सेटिंग बताती है, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं वो बताते हो, थीम बताते हो, वो चीजें पहले से देख लो। तो आपकी एकदम क्रिस्प चीजें हैं। इससे बहुत ज्यादा बोलोगे तो वो नेक्स्ट बोल देंगे, इससे अच्छा अपने मेन चीजें कवर करके क्रिस्पली कंप्लीट कर लो। यस। अगर नेगेटिव पिक्चर है तो उसे कैसे टैकल करें मैम? अगर क्लियर दिख रहा है उसमें कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो बस लास्ट में कंक्लूजन पॉजिटिव दें या फिर उसे नेगेटिव में जाने दें? यार, नेगेटिव पिक्चर्स बहुत ज्यादा आती नहीं है, मतलब बहुत रेयरली PPDT में आती है। बट अगर कंप्लीट अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, एक बिग पिक्चर अगर ब्लर नहीं है, तब तो उसे नेगेटिव है, दिख रहा है तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ।
बट नेगेटिव भी वही होता है ना कि नेगेटिव क्या ही होगा, एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ? एग्जाम्पल मैम, लाइक समवन इज मीन्स पॉइंटिंग नाइफ टू समवन, और वो कोई आदमी नीचे लेटा हुआ है और दूसरा पर्सन उसके ऊपर नाइफ पॉइंट कर रहा है। हाँ, तो ऐसी कोई पिक्चर आ रही है तो बिल्कुल कर लो यार। तुम ऐसी सिचुएशन में, तुम सोचो कि तुम अगर वैसी सिचुएशन में होगे तुम क्या करोगे। तुम कुछ स्पॉन्टेनियस एक्शंस लोगे, तुम उसको ओवर पावर करोगे, जो भी तुम करोगे वो तुम लिखो बिल्कुल। अगर पर पिक्चर अगर क्लियरली दिख रहा है कि हाँ नाइफ है उसके हाथ में, वो कुछ कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन से पता लग रहा है तुम्हें कि वो वैसा ही कुछ कर रहा है, कुछ नेगेटिव ही है कम्प्लीटली, तो बिल्कुल बनाओ नेगेटिव यार। उसमें कोई इशू नहीं, परसीव करना चाहिए। बट हाँ, तुम उस सिचुएशन में डेफिनेटली तुम तो पॉजिटिवली टैकल करोगे, तो यस। कंक्लूजन कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही जाएगा। तो अपने एक्शंस पे ज्यादा फोकस, नेगेटिव पार्ट पे कम फोकस करके अपने एक्शंस पे तुम उसमें क्या करोगे उसको, उस सिचुएशन में उसको लिख के हम उसको सही कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर पिक्चर में दो पर्सन दिख रहे हैं तो थर्ड पर्सन बाहर से ले आते हैं और उसे मेन कैरेक्टर बना लेते हैं। तो क्या ये चीज ऐसी करनी चाहिए? अगर पिक्चर में दो पर्सन क्लियरली दिख रहे हैं, और स्पेसिफिक मैंने सुना था काफी, एक मेरा फ्रेंड को रिकमेंड हुआ कि अगर पिक्चर में कोई फीमेल दिख रही है तो उसे हमें एज अ मेन कैरेक्टर नहीं बनाना चाहिए। तो क्या चीज ये बात सही है? ये पीपीडीटी में मुझे लगता है कि इतनी अप्लाई नहीं होती है। पीपीडीटी में तुम मुझे लगता है कि तुम्हारा परसेप्शन ही इम्पोर्टेंट है कि तुमने पिक्चर को किस तरीके से परसीव किया है। बाकी करने को कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये यही कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कि तुम जैसे भी क्रिएटिव तुम बन सकते हो, तुम इसमें कोई वो नहीं है। और ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, किसी ऐसे कोई सब अलग अलग चीजें तुम्हें इसमें बोलेंगी, तो Yes. तुम्हें जो सही लगता है वो कर लो। अगर ऐसा कुछ नहीं है पीपीडीटी में, बिल्कुल तुम अगर तुम मेल हो फीमेल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो तुम अपना मेन कैरेक्टर, ऐसा जरूरी नहीं है। पीपीडीटी में मैटर नहीं करता इतना ज्यादा। पीपीडीटी में मेनली तुम्हारा परसेप्शन ही मैटर करता है, तुम्हारी स्टोरी में क्या तुम एक्शंस पुट अप कर रहे हो, वो चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। तुम पिक्चर से कितना रिलेट कर पा रहे हो अपनी स्टोरी को, वही मैटर करता है। अ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ओके तो मैम। तुम कोशिश कर सकते हो। तो मैम, अगर नरेशन के बाद हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो मोस्टली रिपीटर्स के बैच में तो फिश मार्केट बनती है, तो उस चीज को कैसे टैकल? फ्रेशर्स में भी बनती है अब तो। यस मैम, लेकिन जो रिपीटर्स का बैच होता है उसमें अलग ही टाइप की होती है, क्योंकि मैंने दोनों देख रखी है। तो उस वाले को कैसे टैकल करें, रिपीटर्स बैच वाले को? यार फिश मार्केट में अब सब बोल रहे हैं तो आप चुप रहोगे तो आपके मार्क्स तो माइनस ही होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम चुप रहना है, आपको कहीं ना कहीं हल्का सा फिश मार्केट का पार्ट बनना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत तुम्हें भी बोलना, अब सब बोल रहे हैं तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। लेकिन ये है कि साथ साथ तुम कोशिश कर सकते हो कि एकदम डोमिनेट ना करो, या कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे तुम बोलते हो, जहाँ पे बच्चे बोलते रहते हैं, पर फिर एक पॉइंट पे थोड़ा सा एक गैप आता है जब सब चुप हो जाते हैं, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए। उस पॉइंट पे तुम कुछ पुट अप करो तो शायद हो सकता है कुछ काम आ सकता है। बाकी यार फिश मार्केट में मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं 2-3 पॉइंट्स बीच बीच में दे देती हूँ कहीं पे। तो ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि बहुत ही ज्यादा तुम्हें डोमिनेट करना चाहिए, या लेकिन मैंने देखे डोमिनेट भी करते हैं बच्चे, हो जाते हैं। तो तुम्हारी वो अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी वैसी पर्सनालिटी है कि तुम हाँ सब बोल रहे होते हैं, तुम एकदम ओवरपावर कर लेते हो और अच्छे से कर लेते हो, उसमें तुम टैकल भी कर लेते हो, तुम सिचुएशंस को, तुम सबको अच्छे से लेके भी चल पाते हो, साथ में डोमिनेट भी कर लेते हो, मतलब डोमिनेशन मतलब इन अ पॉजिटिव वे, बोल्डनेस वाला फैक्टर में अगर तुम कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो मेरे जैसे हो तो फिर तुम बीच बीच में पॉइंट्स दे सकते हो अपना ढूंढ के, थोड़े बहुत एरियाज। बाकी बोलना जरूरी है मुझे लगता है, थोड़ा बहुत 1-2 जगह तो बोलना पड़ेगा, वरना तो कुछ चुप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। यस क्योंकि फिश मार्केट तो बहुत ज्यादा बनता है और बहुत अच्छे से बनता है। यस तो मैम। मेन नरेशन में अगर तुम अच्छा पॉइंट इंप्रेशन बना दोगे, तुम्हारी स्टोरी अच्छी होगी, नरेशन क्रिस्प होगी, क्लियर होगी, तो तुम थोड़े बहुत नोटिसेबल हो जाओगे जीडी में, मुझे लगता है। इवन तुम कम भी बोल रहे हो तो थोड़ा, तो बस यही है। लॉजिकल पॉइंट्स दो, कुछ ऐसा पॉइंट्स मत दो जो कि ग्रुप के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट जा रहा है, या जो थोड़ा लॉजिकल नहीं है। अच्छे पॉइंट्स दो, बीच बीच में कम बोलो, अच्छे पॉइंट्स दो, मुझे लगता है वो भी अच्छा वो है, अप्रोच है। ओके मैम। सो मैम, व्हाट्स योर मोटिवेशन बिहाइंड जॉइनिंग द इंडियन आर्मी?
And why specifically Indian Army, not Air Force or Navy? Okay, so it's not that I wanted. Yes, Indian Army was my preference or from all the time. मेरे फादर भी आर्मी में है, तो शायद मैंने पहले से ही आर्मी को ज्यादा देखा है. एंड उसके अलावा मैं एनसीसी आर्मी से करी थी, तो आर्मी की लाइफस्टाइल से ज्यादा एक्वेंटेड हूँ, तो मे बी मेरा इंक्लिनेशन वहाँ ज्यादा है. एयरफोर्स और नेवी में मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है, फ्लाइंग अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मेरी हाइट नहीं है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है. तो फिर ग्राउंड ड्यूटीज नेवी में और एयरफोर्स के कंपैरेटिवली मुझे आर्मी ज्यादा एडवेंचरस लगती है. तो मेरा वो वाला फैक्टर है कि मुझे थोड़ा सा लाइफ में, क्योंकि आर्मी में सब कुछ है, मतलब हर एक किसी भी फोर्सेस में, तो मैं एयरफोर्स आर्मी नेवी जाओ, सब कुछ है. एडवेंचर है, एक्सपोजर है, लाइफस्टाइल है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, कॉम्रेडरी, तुम इतना कुछ सीखते हो, डिसिप्लिन लाइफ है, तुम्हें चैलेंजिंग लाइफस्टाइल देता है वो तुम्हें. तो ये सारी चीजें मुझे पसंद है, और मुझे लगता है कि आर्मी में मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती कंपैरेटिव टू एयरफोर्स या नेवी. क्योंकि फ्लाइंग नहीं है, मुझे लगता है एयरफोर्स में फ्लाइंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. एयरक्राफ्ट्स के बारे में काफी मैं पढ़ती रहती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है. बट वो अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से आर्मी में ज्यादा इंक्लिनेशन था. उसमें आर्टिलरी गर्ल्स के लिए थी, एविएशन था, एयर डिफेंस था, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो ये सब चीजें मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी. तो मैम, क्या ये सिंपल क्वेश्चन है, क्या साइट टेस्ट के लिए बच्चे को पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए, टीएटी, डब्ल्यूआरटी, एसआरटीज की, या सिंपली वहां जाके जो वर्डिंग आए वो उस पे हमें सीधा आंसर बनाना चाहिए, या पहले से प्री कंसीव लेके जाना चाहिए? मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बट एकदम ब्लैंक माइंड के साथ भी तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है एंड बच्चे प्रिपेयर्ड होके आते हैं. तो अब साइक जो है वो रीड करेगा, तो उसको डिफरेंस दिख जाएगा. ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनको डिफरेंस दिख जाता है कि तुम एकदम, मतलब तुम प्रैक्टिस इस चीज की कर सकते हो कि तुम कंप्लीट कर लो टाइमली. तुम प्रैक्टिस इस चीज की कर सकते हो कि तुम अपने रिस्पॉन्सेस क्रिस्पली, प्रिसाइजली लिख सको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम प्रिसाइज और क्रिस्प में रिस्पॉन्सेस लिख सको, तो तुम्हारे वर्ड्स छूट जाते हैं. तुम लंबे लंबे बनाते हो, एक अगला छूट जाता है. तो उस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो तुम, कि तुम्हारी उस चीज में क्रिस्पनेस आए, एक्सप्रेशन अच्छा हो, अपनी वोकैब अच्छी बना सकते हो तुम, अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो चीजों से. ये सब चीजें मुझे लगता है कर सकते हो तुम, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो. जैसे कुछ चीजें स्पेशली एसडी प्रिपेयर कर सकते हो तुम प्रीवियसली पहले से, क्योंकि तुम्हें पता है 15 मिनट मिलना है. उस टाइम पे तुम अगर सोचोगे भी और लिखोगे भी, तो शायद तुम उतने अच्छे से सब कुछ कवर ना कर पाओ. पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो शायद तुम अपने बारे में ज्यादा अच्छे से साइट को बता पाओगे. बाकी प्रिपेयर करने से तुम्हारा लॉस भी हो सकता है कि तुम अपनी ओरिजिनलिटी ना दिखा पाओ. तो मुझे लगता है कि इस वजह से थोड़ा कम प्रिपेयर भी करना चाहिए. बाकी तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हें मतलब ये पर्सनल इंसान का होता है कि किसी की वीकनेसेस कुछ होती है. तो अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हारी वीकनेस है, तो डेफिनेटली तुम्हें काम करना चाहिए. मेरी शायद इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ साइक में किया नहीं था. ठीक ठाक थी. हाँ, राइटिंग स्पीड थोड़ी स्टार्टिंग में, फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद थोड़े कम अटेम्प्ट्स किए थे मैंने, बट हाँ, स्पीड पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया था. फिर तो मैंने अच्छे अटेम्प्ट्स करने स्टार्ट किए थे उसके बाद से. बाकी तो कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा जरूरत है. सो मैम, शेयर समथिंग अबाउट योर एफकेट, मतलब रिटन जर्नी. आपने प्रिपरेशन कहाँ से की, और क्या आपने यूट्यूब की भी हेल्प ली, तो कौन से चैनल्स वगैरह? आजकल तो सब ये सीरियस जर्नी से ही करते हैं. मुझे लगता है कि हाँ, बहुत अच्छे हैं अनुराग भैया, बहुत अच्छे से कराते हैं सब कुछ. तो सीरियस जर्नी का मेन है. बाकी करती बीच बीच बाकी चैनल्स में भी, जैसे इनसाइट के कुछ करंट अफेयर्स, या फिर ये एक जो इंस्टाग्राम वाला पेज था जिसके करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, ये सब चीजें कर सकते हैं. बाकी तुम्हारा अपना सोर्स होता है बाकी चीजों का. काफी लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका अलग अप्रोच होता है, उन लोग की ऑलरेडी अलग प्रिपरेशन होती है. तो उनको एफकैट के लिए मेजरली थोड़ा स्टैटिक, जीएस में थोड़ा स्टैटिक आ जाता है. बाकी मैथ्स और रीजनिंग ही थोड़े खींचने वाले होते हैं. मैथ्स और रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो हो जाता है. एफकैट ईजी है पेपर, तो बहुत ज्यादा मेहनत तो मुझे लगता भी नहीं मैंने की थी या करनी पड़ी थी. काम भी मेरे बहुत सारे थे. एसएसबीज मेरी बहुत ज्यादा, मतलब उसमें टाइम बर्बाद होता था मेरा एसएसबी.
बर्बाद नहीं, मतलब यूटिलाइज ही हो रहा था एक तरीके से। बट बहुत टाइम रिटर्न के लिए रह जाता था। रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए मैं जब भी सोचती थी, एसएसबीज में मेडिकल आ जाते थे, कभी एएमबी के चक्कर लगा लो, कभी आरएमपी के चक्कर, ये भी हो जाता था। मेडिकल में कुछ कभी टीआर मिल गया तो आगे क्लियर कराने जाते रहो, तो ये सब चीजें बहुत आ जाती थी। मेडिकल्स भी, मतलब एसएसबीज भी काफी दिन, 15-15 दिन तो खींची जाती थी, 5 दिन की एसएसबी फिर मेडिकल्स। तो मेरा इनमें बीच बीच में वो हो जाता है ना कि एक बार बीच में कुछ हिंड्रेंस आ जाते हैं, फिर तुम्हें वापस से शुरू करनी पड़ती है तैयारी, तो टाइम लगता है उस पॉइंट पे आने के लिए वापस, क्योंकि वो छूट जाता है इतने दिन। तो ये मेरे साथ काफी होता था, तो इस वजह से मेरी कंसिस्टेंसी में काफी वो बीच में ब्लॉक्स आ जाते थे एसएसबीज की वजह से। बट मुझे लगता है कि काफी, मतलब एफकैट तो काफी इजी है। बाकी सीडीएस के लिए अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें स्पेशली मैथ्स नहीं है। लड़कियों के लिए तो नहीं है मैथ्स, लड़कों के लिए तो है आईएमएम के लिए। बट मैथ्स है तो मैथ्स में स्कोर कर सकते हो तुम। एफकैट में भी मैथ्स और रीजनिंग की स्कोरिंग होते हैं। बाकी जीएस और इंग्लिश ऐसा है कि सब पढ़ना पड़ेगा आपको। और इंग्लिश में भी हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, बट आप करने जाओगे तो काफी मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये चीज में थोड़ा सीडीएस के लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। Okay, ma'am. Any book you will means recommend for CDS? यार बुक्स तो मुझे लगता है सीडीएस के लिए तुम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक रेफर कर सकते हो। जीएस के लिए स्पेसिफिकली, जैसे पॉलिटी के लिए तुम अलग बुक रेफर कर सकते हो। अगर तुम यूट्यूब चैनल या किसी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सीडीएस जर्नी है किसी चैनल का, तो वेल एंड गुड है, वहीं पे स्टिक करो। बट अगर तुम बुक्स पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ सकते हो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के सोर्सेस, कुछ कुछ चैप्टर्स तुम सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, पॉलिटी का तो हो गया। बाकी हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर है हिस्ट्री का ज्यादा, क्योंकि कहाँ से आज आजकल आर्ट एंड कल्चर के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी इकोनॉमिक्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स की भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, 9 to 12 भी तुम कर लोगे तो। मैक्रो माइक्रो मतलब थोड़े बहुत, मुझे लगता पीवाईक्यूज वगैरह भी कर लोगे तो उससे आइडिया आ जाता है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो अच्छे से क्लियर कर लोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, तो हो जाता है। बाकी साइंस काफी स्कोरिंग है, साइंस और करंट अफेयर्स स्कोरिंग होता है मेनली तो। और साइंस वाले बच्चों को एडवांटेज होता ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि 9th-10th की साइंस आती है मेजर, तो आ जाते हैं 40 मार्क्स तो जीएस में भी आराम से, अगर तुम उतना भी करके जाओगे। बाकी इंग्लिश के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए तुम्हें काफी प्रैक्टिस करना चाहिए और 80+ मार्क्स इंग्लिश में लेके आना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को, बहुत गर्ल्स मेरिट आउट हो रही है, तो इंग्लिश पे फोकस रखना चाहिए कि कम से कम 80+ आ जाए। मतलब 80+ आने ही चाहिए, तभी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरिट में अच्छा, मतलब सेफ स्कोर हो रहा है। Okay, ma'am. So, ma'am, share something about your GTU experience. और उसमें आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने कर लेते थे, और जो कमांड टास्क होता है वो आपका कैसा गया था लास्ट टाइम जब अभी एसएसबी दे के आए हो? इंडिविजुअल मेरा अच्छा है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहती हूँ। काफी लड़कियों का नहीं होता। इंडिविजुअल मेरा अच्छा है। मैंने किए हैं 12-13 ऑब्स्टिकल्स भी किए हैं। तो एयरफोर्स के ऑब्स्टिकल्स तो इस बार तो 10 किए थे। वैसे मतलब ठीक ठाक कर लेती हूँ ऑब्स्टिकल्स तो। बाकी कमांड टास्क मेरा अच्छा रहता है, पीजीटी वगैरह मेरा, पीजीटी एचजीटी में मैं अच्छी, मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी हूँ। मेरे आइडियाज आ जाते हैं मेरे को काफी। बाकी अच्छा रहता है अगर तुम्हें, मतलब मुझे लगता है जीटीयू के लिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यूट्यूब से, क्योंकि समझ नहीं आती चीजें, काफी लोग यूट्यूब से प्रेफर करते हैं। जीटीयू में मुझे नहीं आई थी स्टार्टिंग में, तो फिर मुझे लगता है कि तुम कहीं जा सकती हो, कुछ कोई कोचिंग या कहीं गाइडेंस के लिए जहाँ पे जीटीयू के स्ट्रक्चर्स हो। एक बार अगर फट्टा बल्ली हाथ में लेके तुमने देख लिया, कॉन्सेप्ट्स थोड़े देख लिए और उसके आइडियाज तुमने सोचने स्टार्ट कर दिए, तो मुझे लगता है उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। तो अगर जीटीओ तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भी, क्योंकि जीटीओ में ये 5-6 एक्टिविटीज सेम चलती है, पीजीटी एचजीटी एफजीटी कमांड टास्क फाइनल ग्रुप टास्क, ये सारी चीजें सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। इसमें आइडियाज आने जरूरी है। तो बाकी थोड़ा बहुत वो भी होता है कि कभी कभी आइडियाज भी आते हैं तो भी तुम आगे नहीं आ पाते। थोड़ा बहुत बोल्डनेस भी चाहिए होती है कि तुम्हें आगे तो थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा, ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 के 10 अच्छे हैं, 10 के 10 अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, तो तुम्हें देखना भी पड़ेगा, दूसरों की भी सुननी पड़ेगी। कभी कभी दूसरों के आइडियाज भी तुमसे अच्छे होते हैं, तो पूरा ग्रुप को कोऑर्डिनेशन के साथ तुम्हें खत्म करना है टाइम भी, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी आइडियाज तो मेजर है। कहीं ना कहीं तुम कमांड टास्क में, कहीं नहीं, पीजीटी में भी नहीं हुआ, एचजीटी में भी नहीं हुआ, कमांड टास्क में अगर तुमने नहीं दे पाए फिर वो दिक्कत कर जाती है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट कमांड टास्क का तुम पूरा फायदा उठाओ।
क्योंकि उसमें तुम इंडिविजुअली आइडियाज दे रहे हो, तो उसमें आइडियाज आने चाहिए, तो मुझे लगता है इस वजह से तुम कर सकते सो मैम, हाउ यू हैंडल योर इंटरव्यूज, और इंटरव्यूज में कैंडिडेट को क्या याद रखना चाहिए इंटरव्यू में, और क्या चीज गलतियां नहीं करनी चाहिए? हो। मुझे लगता है कि पीआईक्यू बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए, और पीआईक्यू पे ही मेन फोकस रहता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का। इसके अलावा मुझे लगता है पीआईक्यू के अलावा, पीआईक्यू तो आना ही चाहिए, ये बेयर मिनिमम है। तुमने अपनी लाइफ में कुछ किया है, तुम्हें अपने अपने बारे में नहीं पता, अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता है, या उसमें ही तुम्हें सोचना पड़ रहा है, अपने बारे में सोचना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है वो चीज सही नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो तुम अपने आप में, अपने लाइफ के इवेंट्स रिकॉल कर सकते हो, क्या क्या तुमने किया है वो कर सकते हो। तुम्हें एक टाइम में तुमने बैडमिंटन अगर खेला है, तुम्हें उसकी कोर्ट की डिमेंशंस नहीं पता है, चल जाता है। बट तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारा बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा था बैडमिंटन का, या तुम्हारे पास ये सिचुएशन आई तो तुमने उसे कैसे टैकल किया, तो वो चीज थोड़ी नेगेटिव चली जाती है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड क्वेश्चंस तो तुम्हें टैकल करने आने चाहिए कि तुमने वो चीज की है। तो और उसके अलावा चीजें वही लिखो जो तुमने की है कम से कम, तो ओरिजिनल रहो, वो बेटर रहता है। इसके अलावा सर्विस सब्जेक्ट्स की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, या फिर जैसे अगर तुम आर्मी में जा रहे हो तो आर्मी की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर एनसीसी किया है, तुमने 3 साल एनसीसी में बिताए हैं और तुम्हें यही नहीं पता कि एनसीसी में टोटल कितने डायरेक्टरेट्स हैं, एनसीसी का मोटो क्या है, या लोगो क्या है, या फिर डीजी एनसीसी का नाम क्या है, तो वो चीजें मुझे लगता है कि ऐसा लगेगा कि तुम इतने सीरियस नहीं थे एनसीसी में, या फिर मतलब थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, ये सब चीजें। और डिफेंस के बारे में तुम पैशनेट हो तो तुम कम से कम इतना तो पता होगा तुम्हें कि तुम्हें किस में जाना है, किस में नहीं जाना है, क्या क्या आर्म्स एंड सर्विसेज तुम्हारे लिए, तुम किस किस के लिए एलिजिबल हो, जिसमें तुम्हें जाना है उसका मोटो क्या है, उसका लोगो क्या है। वो ज्यादातर लोगों को पता होता है, जो पैशनेट होते हैं वो रिसर्च तो करते हैं। काफी लोगों को पैरा में जाना होता है, वो अच्छे से उसके बारे में ढूंढ के रखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये करते हैं, तो वो सब करते रहना चाहिए। वो पैशन तुम्हारा होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए, तो वो तभी दिखेगा जब वो क्वेश्चंस के तुम्हें जवाब पता होंगे। यस मैम, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि इंटरव्यू में हमेशा ट्रूथ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत ब्लफ भी करना इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या ऐसा है कि ब्लफिंग भी इम्पोर्टेंट है इन अ लिमिटेड मैनर? कर सकते हो, मैं बोलूंगी कि अम, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उस चीज को लेके एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो तुम बोल सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे कर लेते हैं। तो अगर तुमने नहीं किया है, मुझे मेरे ख्याल से ब्लफ करने से अच्छा है तुम वो कर लो ना, काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है, तुम्हें पता है कि 1 महीने में एसएसबी आ रही है, 1 महीना ही खेल लो, क्या जाता है। उसके बाद भले ही तुम लिख लो कि तुमने 2 साल खेला है, वो चल जाएगा। कम से कम 1 महीना तो खेलो। तुमने कभी हाथ ही नहीं लगाया उस चीज को और फिर तुम लिख दो कि मैंने ये खेला है, वो चीज मुझे लगता है कि कभी कभी नेगेटिव चली जाती है। बाकी जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कहते हैं कि ब्लफ कर रहे हैं, शायद वो वही कहना चाह रहे हो कि 9 का 10 तुम 9 सच के आगे तुम एक झूठ बोल दो, तो शायद वो पता ना लगे, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो पता नहीं लगेगा। बट ऐसा भी नहीं हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है फिर भी तुम बोल रहे हो कि ऐसा हो रहा है। तो थोड़े बहुत करो, पर्सनालिटी में कर लो। अगर तुमने कभी बुक्स, तुम्हें पता है तुमने कोई बुक्स ही नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, थोड़ी सी रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर लो, हल्की सी, रोज 4 पेज पढ़ लो, फिर वहां जाके बोल दो कि तुमने इतनी बुक्स खत्म की है, तो चल जाता है। पर तुमने कभी नहीं किया है वो चीज, तो फिर अगर उसने ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस आगे से डाल दिए तो तुम उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो वहां जो बंदा आगे बैठा है, वो हर रोज इतने इंटरव्यूज ले रहा है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है इंटरव्यू ऑफिसर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। यस मैम। मैम, शेयर योर कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंस, और कॉन्फ्रेंस से पहले जो वेटिंग टाइम होता है, तो आपका एवरेज टाइम क्या रहा है अब तक? आपने 8 बार आप रिकमेंड हो चुके हो, तो आपको क्या लगा आपका एवरेज टाइम क्या रहा है? और मोस्टली देखा गया जिसका टाइम कम होता है तो वो रिकमेंड नहीं होता, और जिसमें ज्यादा टाइम लेते हैं वो रिकमेंड हो जाता है। तो क्या ये सच है? रिकमेंडेशन का ना मुझे कभी इशू आया ही नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से रिकमेंड हो रही थी हर अटेम्प्ट से। Yes. तो फिर इतना ज्यादा मैंने उस चीज पे शायद ध्यान नहीं दिया। मेरे को बस ये था कि मेरिट में मार्क्स अच्छे मिले तो मेरिट में ऊपर हो जाऊं। बट उसमें भी कुछ खास डिफरेंस मुझे लगा नहीं वेटिंग टाइम का, क्योंकि हाँ, कॉन्फ्रेंस में कभी कभी तुमसे सवाल अगर पूछ लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि तुम बॉर्डर लाइन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। बट हाँ, काफी टाइम पे ऐसा होता है कि तुम पे किसी चीज पे डाउट हो तो वो कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया जाता है। तो हो सकता है अगर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस लंबी चल रही हो, वेटिंग टाइम से ज्यादा
तो तुम्हें तो थोड़ी देर में रिजल्ट पता ही लग जाता, तो थोड़ा वेट ही कर लो, इतना ज्यादा सोचना क्या है। ओके मैम, मैम आपसे कभी कोई एसआरटी गिवन की हो आपको कॉन्फ्रेंस में, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा डाउट लगा हो कि मैं कैसे आंसर करूं? हाँ, भोपाल में मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी। लंबी मतलब उसमें मेरे को क्वेश्चंस पूछे थे एक दो। इंटरव्यू में मेरे से उस टाइम पे पूछा था इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर के बारे में कुछ, जो मैंने कुछ ऊपर नीचे बताया था, तो मेरे से वापस पूछा था। तो लकीली मैंने मोटिवेशन हॉल में जाके वो चीजें पढ़ ली थी जो मैंने इंटरव्यू में देख लेती हूँ हमेशा। इंटरव्यू में अगर मेरा कुछ ऊपर नीचे रह जाता है तो मैं उस चीज को देख लेती हूँ। तो वो मेरे से पूछा था। उसके अलावा एसआरटीज वगैरह मेरे से कभी नहीं पूछी। हाँ, उस टाइम पे मेरे से ये भी पूछा था, ग्लास के यूजेस बताओ, ऐसा पूछा। ग्लास पड़ा था मेरे सामने पानी का, इस यूजेस बताओ बोला था। तो बताओ बताओ ऐसा बहुत सारे पूछे थे यूजेस। बता ही रही थी, मैं बता रही थी, मैं बोलता और बताओ, नहीं और बताओ, एक इन सर के लिए बता दो, एक इन मैम के लिए बता दो, ऐसे करके बहुत सारे पूछे। तो वो एक था मेरा थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड नहीं सेकंड अटेम्प्ट था वो हल्का सा लंबा मेरा चला था कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा तो कभी कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछा नहीं मेरे से। इस बार पूछा था एयरफोर्स में कि पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांटेड टू अचीव इन योर लाइफ बट यू कुडंट अचीव, और मैं इंडियन आर्मी बोल के आई थी। ये एयरफोर्स में इस बार हुआ था मेरे साथ। बट हाँ, बस यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा। इस बार आप बाकी ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। बोर्ड कौन सा था आपका इस बार? इस बार वन था, वन एस देहरादून। मैं 3 एसएसबी देने गया, लेकिन मेरे को हमेशा या तो नॉर्थ में बिल्कुल एटमोस्ट ईस्ट में मिला, या फिर साउथ में मिला है। मैं गुवाहाटी जाके आ गया। आप आर्मी की गए होगे ना सारी? नो मैम, अच्छा, गुवाहाटी। गुवाहाटी अच्छा, हाँ मैं गुवाहाटी भी गई थी लास्ट टाइम। मैसूर, फिर वाराणसी, मतलब देहरादून और अच्छा, गांधीनगर कभी नहीं आया। देहरादून नहीं तो मिला। वही चाहता था आज। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा बीटेक के बाद एयरफोर्स वाली एंट्रीज में। यस। हम्म, अच्छा है, गांधीनगर भी अच्छा बोर्ड है वैसे तो। गांधीनगर नहीं, गुवाहाटी, सॉरी, गुवाहाटी गई थी मैं लास्ट टाइम, वो भी अच्छा बोर्ड है। बोर्ड छोटा है वो। हाँ छोटा है, बहुत छोटा है, और न्यू बना है काफी। यस मैम। वहाँ पे लेकिन एक एडवांटेज है कि वहाँ रिपोर्टिंग काफी कम होती है बच्चों की। हमारे बिलो। अच्छा हाँ, तो स्क्रीनिंग में आसानी हो जाती है। यस मैम। हाँ 90 में से हाँ, ये होता है। हो गए थे 30-40 आराम से स्क्रीनिंग। हाँ, हमारी भी कुछ 90 समथिंग रिपोर्टिंग थी गुवाहाटी में तो बस। और 32 या 35 पता नहीं कितने उन्होंने ले लिए थे, इतने काफी। यस मैम। सो मैम, हाउस योर फीलिंग? पर ले लेते हैं। यहाँ पे भी देहरादून में भी हम 77 स्क्रीनिंग हुए थे। शायद 250 के आसपास बच्चे थे, 250 के आसपास। हाँ, कंपैरेटिवली रेशियो वहाँ अच्छा है, बट देहरादून भी मुझे लगता है अच्छा स्क्रीनिंग है, ठीक है, स्क्रीनिंग कर देता है अच्छी। मैसूर में भी बहुत अच्छा है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वही था। तो वहाँ अच्छा अप्रोक्सीमेटली 99 इतने बच्चे हुए थे स्क्रीनिंग, और अच्छा, रिकमेंडिंग में 17 किए थे। तो तब तो लगा था। एनडीए में तो काफी रिकमेंड हो जाते हैं, यस। एनडीए में तो हो गया। हाँ, बढ़िया है। सो मैम, हाउस योर फीलिंग व्हेन यू फर्स्ट टाइम गॉट रिकमेंडेड? क्योंकि आप 8 टाइम्स हो गए, तो फर्स्ट टाइम की अलग ही फीलिंग होगी, तो वो कैसी थी? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम की अलग थी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में एनसीसी करते टाइम सिर्फ ये पढ़ा था, हमारे उसमें लिखा रहता था एडवर्टीजमेंट में कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन इफ यू क्लियर एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड। तो मुझे तब मेरिट का और ये सब का सीन इतना ज्यादा पता नहीं था। बहुत मतलब इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे मेरे उस टाइम पे, कोई ऐसे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वगैरह से मैं ज्यादा मिली नहीं थी। तो और गुजरात में से मैंने एनसीसी किया था, तो थोड़ा कम वहाँ पे फौज का क्रेज है मुझे लगता है कंपैरेटिवली। जैसे दिल्ली डायरेक्टरेट और ये सब डायरेक्टरेट्स में बहुत ज्यादा है, तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं तुम्हें रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और ऐसे। तो उस टाइम पे इतने ज्यादा था नहीं पता, तो मुझे ऐसा था कि बस रिकमेंड होना है। तो मैंने तैयारी भी की थी उसकी थोड़ी बहुत, और हो गई थी उस टाइम पे रेकमेंड। तो फिर मुझे बाद में मेरिट वाला पता लगा था कि अलग सीडीएस की अलग एंट्री होती है और एनसीसी की अलग एंट्री होती है, और मेरिट इसमें 4 ही वैकेंसीज होती है आर्मी में। बट अच्छा था काफी, उस फर्स्ट टाइम पे तो खुशी मिली थी।
काफी खुशी थी। उसके बाद तो मैं यूज्ड टू हो गई थी थोड़ी बहुत। उस फर्स्ट टाइम पे थोड़ा था कि हाँ भाई कुछ अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग थी वो। मैम पेरेंट्स और फैमिली में बाकी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स का उनका कैसा रिएक्शन था? उनका भी था, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं पेरेंट्स को भी कि हो जाएगा। तो फिर बस अब तो सब यूज्ड टू हो गए हैं, बट हाँ काफी खुश थे सारे उस टाइम पे। इतना कुछ था नहीं, पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा ऐसा इंक्लिनेशन कि मैं फौज में ही जाऊं, मेरा ही ज्यादा था। तो उनका तो बस यही था कि हाँ कर ले। पर सपोर्ट था पूरा उनका, ऐसा था कुछ भी कर लो कुछ अच्छा कर लोगी, जो भी करोगी अच्छा ही करोगी, वैसा ही टाइप का पेरेंट्स का तो रहता है, फैमिली का भी वैसा ही रहता है। सो मैम आपके पेरेंट्स फर्स्ट टाइम में कन्विंस हो गए थे आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, या आपने उन्हें कन्विंस किया? ऐसा तो ज्वाइन तो मैंने किया ही नहीं, तो फिर वो कन्विंस करने की बारी आई नहीं। बट हाँ एसएसबी? पेरेंट्स का सपोर्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। एसएसबी के लिए तो खेलने खेलने इतना जाती थी उस टाइम पे ही कन्विंस कर लिया था, तो मुझे लगता है उसके बाद ज्यादा इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बचपन से मैं जाती, स्कूल्स में भी मैं थी तो केवीएस में भी, मैं भी केवी की स्टूडेंट हूँ। तो उस टाइम पे भी मैं स्कूल्स में काफी नेशनल्स वगैरह जाती रहती थी, सोशल साइंस एग्जीबिशन में, साइंस एग्जीबिशन होता था, एनसीएससी होता था, या फिर यूथ पार्लियामेंट्स में खेलने कूदने में। तो मैं काफी जाती रहती थी, तो बाहर जाने आने के लिए इतना ज्यादा था नहीं, कभी हुआ नहीं। बाकी एसएसबीज के लिए तो उनका भी था हो जाए, पेरेंट्स भी चाहते थे कि कर ले, ऐसा कभी रहा नहीं उनकी साइड से कि इसमें नहीं जाना है ऐसा कुछ। हमारे उत्तराखंड में शायद डिफेंस का क्रेज भी ज्यादा है, यस तो मैम। ऐसा कुछ नहीं लगता है मेरे। हाँ फैमिली में भी काफी है फोर्सेस में जो एनडीए के थ्रू, टीएस के थ्रू, या फिर कजिन्स वगैरह अंदर गए हैं, तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फैमिली साइड से। सो मैम एट लास्ट इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज टू आवर अदर व्यूअर्स कि वो कैसे प्रिपरेशन करें, और जो बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं या जिनका रिटर्न नहीं निकल रहा, उनके लिए कुछ आप कहना चाहते हो? ये कहना चाहूंगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं, मेरा फ्रेंड था अभी पास आउट हुआ है ऊटी से, जो 22nd या 24th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था। और ऐसे भी काफी होते हैं जो, मेरा दूसरा एक और फ्रेंड था जो 8 बार स्क्रीन आउट होके 9वीं बार में अंदर गया था अकेडमी। मतलब एक ही बार में स्क्रीन इन हुआ और फिर अकेडमी चला गया। तो तुम्हारा टाइम कब आता है तुम्हें नहीं पता होता, तुम्हारा कब। और कहीं ना कहीं सब कुछ तुम अपना बेस्ट कर लो तो भी थोड़ा बहुत फैक्टर, जो लक फैक्टर होता है, या भगवान के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करते रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बैकअप्स रखने चाहिए। लड़कों को भी एनडीए वगैरह में तो लड़के भी काफी मेरिट आउट हो रहे हैं, बाकी इसमें तो दिक्कत नहीं आती। बट बहुत थोड़ा अनसर्टेन सा भी प्रोसेस है, तुम्हें नहीं पता कि तुम एसएसबीज में क्या होगा आगे जाके। तुम अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे दोगे, हाँ ठीक है, हम कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि हो जाएगा, बट इन केस नहीं हुआ, वो चीज भी साथ में आनी चाहिए कि इन केस नहीं हुआ तो मेरे हाथ में और क्या क्या चीज है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो दुनिया ही खत्म हो गई। तो वैसा टाइप का दिमाग में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैकअप्स, अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकअप्स होने चाहिए इक्विवेलेंट टू द फोर्सेस। ऐसा नहीं कि उससे कम है, या ये हुआ तो कम रह जाऊंगा या कुछ, ये हुआ तो भी दुनिया मतलब बढ़िया है, लाइफ बढ़िया जाएगी, अच्छी जाएगी। बट इसमें अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए, rather देन प्रिपरेशन फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज। अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाओ, लाइफस्टाइल उस तरीके की बनाओ, तो रेकमेंड होने में कोई इशू नहीं आते। मुझे लगता है रिकमेंडेशन मतलब, और कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट रहना, गिव अप मत करना, ये तो मेरा मेजर है कि गिव अप नहीं करते रहना, करना चाहिए। अगर अगर तुम्हें जाना ही है फौज में तो एंड तक कम से कम लगे रहो, लास्ट अटेम्प्ट तक कम से कम। और बाकी होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देना तुम्हारे हाथ में है। तो जो तुम्हारे हाथ में है उसमें कोई कमी मत छोड़ो। ओआईआर से लेके पीपीटीटी से लेके पूरी मेहनत कर लो, हर चीज में मतलब अपना बेस्ट दो, बस यही है। सो थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज टू टॉक विद यू, और काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। मुझे भी काफी अच्छा लगा बात करके आपसे। और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। थैंक यू मैम। तू चलता जा